हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर, जो कि है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, यानी प्रिज्म कोण, न्यूनतम विचलन कोण और अपवर्तनांक में संबंध पूछा जा सकता है। यूपी बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर 5 अंक आपको चाहिए तो बिल्कुल कंप्लीट तरीके से समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिज्म के बारे में जानते हैं। आप इसी से डेफिनेशन भाषा लिखते चलिएगा कि लिखते कि माना एक प्रिज्म है, ठीक है। माना एक प्रिज्म ए बी सी, एक प्रिज्म है ए बी सी, जिसका ए एक अपवर्तक कोण है, ठीक है। क्या है? अपवर्तक कोण है। ए क्या है? यहाँ पर अपवर्तक कोण है, जिसके दो अपवर्तक पृष्ठ ए बी व ए सी दो अपवर्तक पृष्ठ हैं। जब किसी एक अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर कोई रंग की प्रकाश किरण, कोई भी प्रकाश किरण कौन सी हो सकती है? पी और क्यू अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है। क्या होती है? जब कोई प्रकाश किरण प्रकाश किरण पी क्यू अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है तो उस पर एक अभिलंब डालते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, अपवर्तन का सूत्र पढ़ा होगा। जब कोई आपतित किरण आती है और जिसमें क्या होता है? विचलन होता है, तो वो किसकी ओर झुक जाती है? मान लेते हैं इस पर होता है अभिलंब, और किसकी ओर झुक जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो सेम इसमें ऐसा होना है कि जब कोई प्रकाश आपतित किरण पी क्यू अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है तो अभिलंब वो एन क्यू ई की ओर झुककर कौन दिशा में चली जाती है? क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो जाती है। किस दिशा में चली जाती है? क्यू आर दिशा में अपवर्तित होकर चली जाती है, ठीक है। जिस पर अब पढ़ा हमने कि अगर कोई आपतित किरण हो और अभिलंब के बीच, ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण कौन सा होता है? आपतन कोण। और निर्गत किरण जो निकलने वाली कोण है उसके बीच बनने वाला कोण कौन होता है? अपवर्तन कोण। तो इस पर अभिलंब और किरण के बीच, यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण बनने पर कौन सा कोण बनेगा? आपतन कोण I1 बनता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। फिर जो अभिलंब और निर्गत किरण जो निकलने वाली अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण कौन सा होता है? अपवर्तित कोण। वो क्या होगा? R1 होगा। यानी क्या पढ़ लिया हमने कि माना एक प्रिज्म ए बी सी है, जिस पर ए एक अपवर्तक कोण है और तथा पृष्ठ ए बी पर, यानी अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर कोई प्रकाश किरण पी क्यू आपतित होती है तो वो अभिलंब एन क्यू ई की ओर झुककर क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो जाती है। कितना है? जिस पर आपतन कोण I1 तथा अपवर्तन कोण R1 होगा। फिर इस किरण को थोड़ा हम आगे की ओर खिसकाते हैं तो इसमें हो गया विचलन होगा, तो एक विचलन कोण बनेगा यहाँ पर डेल्टा 1 होगा, ठीक है। क्या होगा? विचलन कोण क्या बनता है? यहाँ पर डेल्टा 1 होता है, साथ में अपवर्तन कोण R1 और विचलन कोण क्या बनेगा? डेल्टा 1 बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार आप देखें कि जो दूसरी किरण, जो अपवर्तित हुई किरण, वो AC पर क्या करेगी? आपतित किरण का काम करेगी। तो एक किरण AC पर आपतित किरण के बाद अपवर्तित होकर किसकी ओर? RS दिशा में अपवर्तित हो जाती है, यानी किसकी तरफ विचलित होकर? RS दिशा में निर्गत हो जाती है, और उस पर खींचा गया अभिलंब क्या होगा? MRE होगा। तो ये अभिलंब से दूर हटकर किस दिशा में निर्गत हो जाती है? RS दिशा में निर्गत हो जाती है, यानी विचलित होकर निकल जाती है, ठीक है। जो जिस पर जो आपतन कोण होगा, यानी अब जो किरण पृष्ठ AC के लिए किसका काम कर रही है? जो आपतित किरण का काम कर रही है, तो इस पर कौन सा कोण बनेगा? आपतन कोण बनेगा। अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण कौन सा होता है? आपतन कोण होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं R2 क्या होगा? यहाँ पर आपतन कोण होगा, और निर्गत कोण कौन सा हो जाएगा? I1 मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? निर्गत कोण हो जाएगा, ठीक है। फिर इस किरण को हम पीछे की ओर, ठीक है, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है, बढ़ाते हैं तो इस पर एक विचलन होता है, कौन सा? डेल्टा 2 होता है, ठीक है। पी क्यू किरण को आगे की ओर तथा RS किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर एक बिंदु D पर मिलती है, जहाँ पर बनने वाला कोण कौन सा होता है? डेल्टा होता है, यानी विचलन कोण क्या होता है? डेल्टा होता है। इसे क्या बोलते हैं? विचलन कोण। यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण कौन सा होगा? जो क्या होगा? डेल्टा 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? बुलाएंगे बिंदु D पर मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा 1 हो जाएगा, ठीक है।
इस प्रकार आप लिख सकती हो। ठीक है, तो क्या लिखोगे कि माना एक प्रिज्म ABC है जिस पर AB और AC दो अपवर्तक पृष्ठ हैं। जब PQ एक किरण PQ अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है तो वो अभिलंब NQE दिशा में NQE अभिलंब की ओर झुक जाती है और QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है, जो कि उस पर बनने वाला कोण क्या होगा, आपतन कोण I1 तथा अपवर्तन कोण R1 होगा तथा विचलन कोण क्या होगा, Δ1 होगा। इसी प्रकार जो AC पर जो QR क्या करेगी, अब आपतित किरण का काम करेगी, जो इससे किसमें विचलित होकर किस दिशा में निकल जाएगी, RS दिशा में होकर निर्गत होकर निकल जाएगी, जिस पर आपतन कोण क्या होगा R2 और निर्गत कोण क्या होगा I2 हो जाएगा। सॉरी क्या हो जाएगा R2 और ये क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा और विचलन कोण कौन सा होगा Δ2 हो जाएगा। और आपतित किरण को पीछे की ओर तथा निर्गत किरण को आपतित किरण को आगे की ओर और निर्गत किरण को पीछे की ओर मिलाने पर एक बिंदु D पर मिलती है जहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, डेल्टा होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप देखते हैं। तो अब इसका निर्धारण करेंगे कि माना अपवर्तक पृष्ठ AB से किससे दे रहे हैं, अपवर्तक पृष्ठ AB। यहाँ पर जितनी बात हुई सबको हम लिखने वाले हैं। तो कैसे देखेंगे, अपवर्तक पृष्ठ AB पे, तो यहाँ पर देखिए कि कोण की बात होगी कि जो बाह्य कोण होता है क्या होता है, एक बात ध्यान रखना कि बहिष कोण यानी बहिष कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो जो बाहर वाला कोण होगा वो अंदर बनने वाले कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डेल्टा है उसके सम्मुख कोण कौन है, Δ1 और Δ2, यानी Δ1 प्लस Δ2 के क्या होगा, बराबर होगा। इसी प्रकार आप देखो कि जो I1 है वो इसके अंदर का अंतः सम्मुख कोण कौन से, R1 और Δ1, इन दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। चलिए हम लिख लेते हैं कि जो I1 होगा वो क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, Δ1 प्लस R1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अगर हमें इसके लिए Δ1 के रूप में बनाना है तो क्या करोगे, R1 को इसके लिए यानी क्या कर दें, Δ1 बराबर R1 को किसके पास पहुंचा दें, I1 के पास। तो I1 माइनस क्या हो जाएगा, R1, और इसे नाम दे देगी समीकरण 1। इसी प्रकार अब देखिए कि अपवर्तक पृष्ठ AC से, ठीक है, AC से देखेंगे तो क्या होगा, इसमें भी देखिए कि इसका बहिष कोण कौन होगा, I2, और अंतः सम्मुख कोण कौन होगी, Δ2 और R2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, R2 बराबर Δ2 प्लस क्या हो जाएगा, Δ2 प्लस R2 हो जाएगा। तो लिखेंगे, हमें किसके रूप में बनाते हैं, डेल्टा के रूप में बनाते हैं। तो Δ2 बराबर R2 किसके पास पहुंच जाएगा, I2 के, तो प्लस का है उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसे मान लेंगे हम समीकरण 2 मान लेंगे। क्लियर है। अब चूँकि हमने पढ़ा यहाँ पर कि Δ1 और Δ2, यहाँ पर देखिए कि डेल्टा बराबर क्या है, Δ1 प्लस Δ2, यानी बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर हो, यानी विचलन कोण की बात हो गई। तो कहते हैं तो Δ1 बराबर Δ1 प्लस Δ2 हो जाएगा से। तो मान रखते हैं, तो देखिए तो मान रखेंगे कि Δ1 की जगह, यानी Δ1 का मान क्या है कि I1 माइनस R1 प्लस फिर Δ2 का मान क्या है, यहाँ पर देखोगे कि I2 माइनस R2 हो जाएगा। चूँकि अब हम चाहें अगर तो डेल्टा बराबर I1 I2 को अलग अलग करके रख लें और R1 R2 को अलग अलग कर दें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर I1 और प्लस I2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देंगे कि अगर क्या करें, R1 प्लस R2 कर दें और जो मान यहाँ पर जो माइनस की तो यहाँ पर माइनस, अगर इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो सेम उसी रूप में आ जाएंगे। तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। इसे क्या मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। इतनी क्लियर है। फिर देखते हैं, अब देखिए इसमें आपको एक चतुर्भुज बना दिख रहा होगा, देखिए आप कि QARE एक चतुर्भुज बिखरा होगा, दिख रहा है कि नहीं, QARE चतुर्भुज QARE
लिखेंगे QAREC, ठीक है। चतुर्भुज दिख रहा है, चतुर्भुज। तो अब देखोगे कि इन पर जो कोण बनेंगे, ठीक है, कोण देंगे तो ध्यान देखिए, तो Q क्या है, कोण Q होगा प्लस कोण A होगा। चतुर्भुज के चारों कोण लिख रहे हैं कि Q कोण A प्लस कोण क्या हो जाएगा R प्लस कोण E हो जाएगा बराबर। अब पढ़ा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 अंश होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 360 अंश हो जाएगा। अब चूँकि देखिए यहाँ पर क्या है, Q है और Q पर एक अभिलंब है, तो हम पता है कि अभिलंब पर बना कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो यहाँ पर Q पर क्या है, अभिलंब पर बना कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का, प्लस कोण A। तो A हम पढ़ चुके हैं कि A क्या होता है, अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक कोण है, और यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है, A है। तो यहाँ पर लिख देंगे A प्लस R पर भी क्या है, अभिलंब पर बना कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का। तो इसे लिखेंगे 90 अंश प्लस कोण E हमें निकालना है, यानी क्वेश्चन दिया है तो उसे निकालेंगे, बराबर 360 अंश, ठीक है। तो 90 कितने हो जाएंगे, 180 अंश। तो क्या हो जाएगा, A प्लस 180 प्लस कोण E बराबर 360 अंश। अब इन दोनों को क्या करते हैं, उस साइड पहुंचा देते हैं। कोण E निकालना है हमें, तो 360 माइनस हो जाएंगे A माइनस के 180, 180 में से 360 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 180 अंश बचेंगे, यानी कोण E बराबर 180 माइनस A बच जाएगा। और इसे नाम दे देंगे हम समीकरण 4 नाम दे देंगे, ठीक है। इसे नाम दे देंगे समीकरण 4, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो हमने चतुर्भुज ले लिया। अब देखते हैं एक त्रिभुज के रूप में देखते हैं। तो त्रिभुज देखते हैं QRE, त्रिभुज QRE से, त्रिभुज QRE से। तो यहाँ पर देखिए Q, त्रिभुज क्या है Q, यहाँ पर क्या है R प्लस R और प्लस कोण E बराबर कितने हुए, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश। तो यहाँ पर देखिए कि Q पर बनने वाला कोण क्या है, R1, और R पर बनने वाला कोण क्या है, R2, और E हमें निकालना होगा। तो क्या है, Q पर बनने वाला कोण क्या है, R1, नीचे से ले रहे हैं हम, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला ले रहे हैं। तो इन पर कोण देखिए R1 है, R2 है, तो बन जाएंगे R1 प्लस क्या हो जाएगा, R का क्या होगा, R2 हो जाएगा, प्लस कोण E बराबर कितनी हो जाएंगे, 180 अंश। तो आप क्या करोगे कि कोण E बराबर क्या करो कि 180 और R1 R2 को उस तरफ पहुंचा दो। तो कितने हो जाएंगे, R1 प्लस R2, और हम इनके आगे क्या लगा देते हैं, माइनस का चिन्ह। तो ये दोनों इस साइड प्लस के उस साइड जाएंगे माइनस के होंगे, तो हमने ये माइनस का चिन्ह आगे लगा दिया, यानी डायरेक्ट क्या कर देंगे इनको माइनस, यानी माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये दोनों माइनस में जाएंगे। तो इसलिए हमने इस रूप में लिख दिया। इसे नाम देते हैं हम समीकरण 5 नाम दे देते हैं, ठीक है। देखते हैं अब देखिए समीकरण 4 और समीकरण 5 में दोनों के मान यानी कोण E और कोण E क्या है, बराबर हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण कितने, 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से। तो देखिए कैसे हो जाएगा कि ये मान हम यहाँ पर इसकी जगह पर रख देते हैं। तो यानी 180 माइनस A बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस R1 प्लस R2 हो जाएगा कि नहीं। तो आप देखोगे कि 180 से आपका 180 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। क्योंकि अब देखोगे कि क्या बचा, कोण A बराबर क्या बचा, R1 प्लस R2 बचा, ठीक है। R1 प्लस R2, और इसे नाम देते हैं समीकरण 6 नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, समीकरण 6 नाम देते हैं। थोड़ा इसको करते हैं हम साफ और फिर आगे हम और निकालना सीखते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर हमारे चैनल पर नए हो तो। चलिए देखिए अब देखते हैं, चूँकि यहाँ पर देखिए ये होगी प्रिज्म की अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में अब तो कंडीशन होगी कि हम मान लेते हैं कि I1 बराबर I2 बराबर क्या मान लेते हैं, टोटल क्या मान लेते हैं, I मान लेते हैं। R1 बराबर I2 बराबर टोटल क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। ऐसे डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर मान लेते हैं, डेल्टा M मान लेते हैं। ये अल्पतम विचलन की स्थिति में हम मान लेते हैं। इतना हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर देखिए समीकरण 6 से, समीकरण
6 में ए रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बराबर क्या है, ए बराबर R1 R2 की जगह क्या लिखें हम, R1 R2 की जगह क्या लिखें, R, यानी R प्लस R यानी क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। और अगर हम किसके रूप में निकाल लें R के रूप में निकाल लें तो क्या हो जाएगा R बराबर एक 2 को कहाँ पहुँचा दें, ए के नीचे, तो A/2 हो जाएगा। ठीक है, R बराबर A/2 हो जाएगा। इसे कोई समीकरण नाम दे दो, समीकरण 7 नाम दे देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अब देखिए यहाँ पर चलेंगे तो हम बात कर लेते हैं समीकरण 3 से। एक होगी समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है था हमारा ए। तो यहाँ पर देखिए कि डेल्टा, अब डेल्टा की जगह हम क्या लेते हैं, क्या डेल्टा की जगह मान लेते हैं क्या, डेल्टा एम मान लेते हैं। ठीक है, डेल्टा एम मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे I1 I2 क्या है, I1 I2 की जगह हमें क्या लिखना है I, तो I प्लस I हो जाएगा माइनस R1 प्लस R2। तो हमने क्या पढ़ा कि R1 प्लस R2 बराबर क्या होता है, A होता है, तो हम लिख देते हैं A लिख देते हैं। तो I क्या हो जाएगा 2I हो जाएगा माइनस की A हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा M मान लेते हैं। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करें कि जो माइनस का A है इसके लिए कहाँ पहुँचा दें, डेल्टा M के लिए, यानी कि यहाँ पर क्या 2I बराबर डेल्टा M प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर I1, जो A डेल्टा M के पास जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं प्लस ही। फिर क्या बचेगा I बराबर डेल्टा M प्लस A, और 2 कहाँ पहुँचेगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम समीकरण 8 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 8 मान लेते हैं, हो जाएगा कि। अब आपने एक स्नेल का नियम पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखते हैं स्नेल के नियम से, तो क्या पढ़ा है, स्नेल का नियम क्या होता है कि n बराबर साइन I बटे साइन R होता है, n बराबर साइन I बटे साइन R। ठीक है, तो n बराबर देखिए साइन I की जगह क्या लिखना है हमने, पूरा समीकरण 8 से देखेंगे डेल्टा M प्लस A/2, तो क्या लिखेंगे कि डेल्टा M प्लस A/2 और साइन, फिर क्या लिखे साइन R है, साइन R की जगह क्या लिखना है, समीकरण 7 देखिए A/2, तो क्या लिखेंगे A/2। ठीक है, साइन A/2 ए निकल आएगा किसके लिए, यही किसके लिए सूत्र है, एक प्रिज्म के अपवर्तनांक न्यूनतम विचलन, यानी यहाँ पर जहाँ आपका n हो जाएगा अपवर्तनांक, ठीक है, ए हो जाएगा प्रिज्म कोण, ठीक है, और डेल्टा एम हो जाएगा विचलन कोण। ठीक है, विचलन कोण में संबंध हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना हो।